हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग पार्ट 3 करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज में। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our free daily live classes at YouTube for JIB, CIB and promotion exams. In these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, and practice through case studies. So watch these classes and prepare for your exams. In last class, we have discussed about equity shares. इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था। क्या होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्यों हम उसको प्रेफर करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी इन दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्कस करेंगे। चल, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यू कैन से प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? This is the part of capital which provides lesser risk to the investor compared to that which is taken by the equity investors. अगर हम प्रेफरेंस कैपिटल की बात करते हैं तो ये जो कैपिटल है वो कम रिस्क प्रोवाइड करती है या कम रिस्क होता है इसमें टू द इन्वेस्टर एज कंपेयर टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। क्योंकि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में अगर कुछ बचा तो इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। ऐसे ही लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल में होता है 100% तो नहीं बट काफी हद तक, स्पेशली एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, इनके पास क्या होती है, इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलने के चांसेस रहते हैं। उतना ज्यादा परफेक्ट तो नहीं जैसे कि डिबेंचर्स और लोन के केस में होता है क्योंकि वो तो लीगल ऑब्लिगेशन है। बट यहाँ पर भी जो चांसेस हैं वो रहते हैं कि उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स उनको मिलता रहे, राइट। अगर हम एक बार डिस्कस करें, देखिए, अगर हम देखते हैं, हम इक्विटी की बात करते हैं अगर, ठीक है, दूसरा हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर्स और तीसरा हमारा होता है डिबेंचर्स। इन तीनों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी है, हाईली सिक्योर्ड हमारा जो होता है वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है डिबेंचर्स। यहाँ पर पैसे मिलने के या रिटर्न्स मिलने के जो एक्सपेक्टेशंस है वो सबसे ज्यादा होती है। रीजन रीजन ये है कि वहां पर क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होती है इन एनी हाउ और इन एनी केस, कंपनी को जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो उनको देना ही देना है, राइट। लेकिन प्रेफरेंस के केस में क्या होता है कि प्रेफरेंस को मिलता तो है लेकिन उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है जैसा कि डिबेंचर्स को है कि अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं दिया तो आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकते एज इन केस ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन इक्विटी में क्या है, इक्विटी में तो सब कुछ देने के बाद हमने सारे एक्सपेंसेस पे किए, फिर हमने जो भी हमारे लोन्स थे उनके इंटरेस्ट पे किए, फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को दिया, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स हमारा होता है काजी रिस्क कैपिटल बोलते हैं इसको। काजी रिस्क कैपिटल इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसे नॉन रिस्की भी नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं ये इक्विटी और डिवेंचर्स के बीच में कहीं लाया करता है, राइट। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है काजी रिस्क कैपिटल। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारा जो हमने हमारा जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने हाइब्रिड फाइनेंस, उसके लिए भी प्रेफरेंस शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल which provides what? Lesser risk to the investor
कंपेयर टू दैट विच इज टेकन बाय द इक्विटी इन्वेस्टर्स. सो इक्विटी इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में इनका जो रिस्क है वो कम होता है. एज द नेम सजेस्ट, the holder gets preference with respect to dividend as well as payment is in case of liquidation. So यहाँ पर इनका जो नाम है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रेफरेंस कैपिटल. सो इनको क्या होता है? इनको प्रेफरेंस मिलती है. किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? इनको प्रेफरेंस मिलती है दो चीजों में. एक तो मिलती है डिविडेंड में. तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वो डिविडेंड पहले किसको दिया जाएगा? वो डिविडेंड दिया जाएगा पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद फिर इक्विटी का नंबर आएगा. सो इनको प्रेफरेंस मिलती है कौन से केस में? एक तो डिविडेंड के केस में और दूसरा हमारा पेमेंट के केस में इन केस ऑफ लिक्विडेशन. देखिए पहले ऐसा होता था कि प्रेफरेंस शेयर्स हमारे इररिडीमेबल वाले भी होते थे. इररिडीमेबल मतलब जिनका हमें प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करना होता था, राइट? तो उनका जो पेमेंट है सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विडेशन जब कंपनी बंद होती थी तभी होता था. बट अब गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 में अब ये मेंशन किया गया है कि कोई भी कंपनी, कुछ एक दो एक्सेप्शन है बट उसके अलावा बाकी कोई भी कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती जिनका जो रीपेमेंट है वो ना हो जिसमें. तो उनमें टेन्योर होना कंपलसरी है, चाहे वो 5 years हो, 10 years, 20 years. हालांकि 20 years मैक्सिमम है, राइट? सो प्रेफरेंस में इनको किस चीज में प्रेफरेंस मिलेगी? दो बातें समझना जरूरी है. एक तो प्रेफरेंस किससे प्रेफरेंस मिलेगी? इनको इनको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी ओवर इक्विटी. कोई भी चीज जो भी मिलनी होगी तो वो इक्विटी से पहले इनको मिलेगी, राइट? इसलिए इनका नाम है प्रेफरेंस कैपिटल. उसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल. सो इक्विटी कैपिटल से पहले जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी उसको बोलते हैं प्रेफरेंस कैपिटल. दो चीजों में मिलेगी. एक तो डिविडेंड इनको पहले मिलेगा इक्विटी से. दूसरा जब कभी कंपनी बंद होगी और फिर फाइनल पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट करना होगा, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो भी पहले इनको मिलेगा फिर इक्विटी को मिलेगा, राइट? उसके बाद काजी रिस्क कैपिटल. काजी रिस्क कैपिटल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज नॉट एज सेफ एज सिक्योर डेट्स. सिक्योर डेट्स जितना सेफ भी नहीं है, जिनको की प्रायोरिटी मिलती है उनको की पेमेंट उनको मिलेगा ही मिलेगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, राइट? तो वो सिक्योर डेट्स जितना सेफ भी नहीं है लेकिन इक्विटी जितना रिस्की भी नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं काजी रिस्क कैपिटल, राइट? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, लाइव चैट में पूछ लीजिए अगर कोई भी आपको डाउट लगता है इसमें. बिकॉज दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यूनिट 7, यूनिट 19 जिसमें हमने हाइब्रिड फाइनेंस के बारे में पढ़ा था. वहां पर तो वो जो चैप्टर है वो हाफ चैप्टर इज डेडिकेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स ओनली, राइट? सो कंफर्म कर दीजिए कि ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए. चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स क्या होते हैं. जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस कैपिटल है उसके फीचर्स क्या होते हैं. सो इट इज अ स्टॉक which is preferred over equity shares with regards to the payment of dividend and repayment in case of liquidation. So ये वो स्टॉक या ये वो शेयर कैपिटल है जिसको प्रेफरेंस मिलती है किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है. कहां पर मिलती है प्रेफरेंस? एक तो मिलती है डिविडेंड में और एक मिलती है जब प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करना होता है. सो इन दो केसेस में इस प्रेफरेंस कैपिटल को प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी कैपिटल, राइट? सेकेंड पॉइंट देखिए,
डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड जस्ट लाइक डिबेंचर्स, इज फिक्स्ड जस्ट लाइक डिबेंचर्स। तो जैसे कि हम लोग डिबेंचर्स में रेट फिक्स करते हैं लाइक 8%, 10%, 12%, सो उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, प्रेफरेंस शेयर्स है, उनका भी जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स किया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर्स में कोई भी रेट एज सच फिक्स नहीं होता है, राइट। सो जिस तरह से डिबेंचर में हम रेट या लोन की अमाउंट में, आप बैंक लोन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी परसेंटेज फिक्स रहता है ना, कि इतना सर्टेन परसेंटेज आपको एज इंटरेस्ट आपको देना है विद द प्रिंसिपल अमाउंट। सो ऐसे ही यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमारा जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स रहता है, जस्ट लाइक डिबेंचर्स एंड बैंक लोन। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड पेड आउट ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स। मैंने आप लोगों को एक चार्ट में समझाया था कि हम लोग जब ये पेमेंट्स करते हैं तो सबसे पहले हम एक चार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारा होता है, अगर हम देखें हमारा जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रॉफिट्स में से सबसे पहले हमें किसको पेमेंट करनी होती है? सबसे पहले हमें पेमेंट करनी होती है डिबेंचर्स को, राइट। उनको पेमेंट करने के बाद बैंक लोन को या जो भी हमारी लाइबिलिटीज है अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, जो भी हमारी लाइबिलिटीज, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, वो सब हमें पे करने होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर कंपनी पे करती है टैक्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हम डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या बैंक लोन को हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक में, तो उनकी जो पेमेंट है वो क्या हो रही है, हम जितना उनको पेमेंट कर रहे हैं उतना हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो हमारा जो टैक्स है वो क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, राइट। तो अगर हम सपोज अगर हम डिबेंचर की जो अमाउंट है या डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो अगर हम ज्यादा पे करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है या कह लीजिए जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो हमारा कम होगा फिर, राइट। प्रॉफिट कम होगा तो फिर क्या होगा, जो टैक्स लगेगा टैक्स भी फिर कम लगेगा, राइट। अग्रीड और नॉट? अगर हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट और बैंक लोन का इंटरेस्ट अगर हमारा ज्यादा होगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो टैक्स भी कम जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम डिबेंचर्स को बोलते हैं कि डिबेंचर्स क्या है, हमारे टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें से कि जिसको पे करने से हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जैसे आप लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है ना, जस्ट लाइक दैट। सो अगर हम डिबेंचर या लोन का हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो प्रॉफिट कम आता है, तो टैक्स कम लगता है। लेकिन जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम करते हैं आफ्टर पेइंग टैक्स, तो टैक्स जितना भी जाना था वो चला गया। अब हम प्रेफरेंस को कितना भी डिविडेंड दें, हम इक्विटी को कितना भी डिविडेंड दें, उससे हमारा जो टैक्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो इसलिए हम कहते हैं इनको कि ये क्या है, इनका जो डिविडेंड है वो पे किया जाता है आउट ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, की टैक्स पे करने के बाद अब जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से हम इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो देर इज नो बेनिफिट और लॉस बाय पेइंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स डिविडेंड, एज इन केस ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट, कि अगर आप डिवेंचर इंटरेस्ट अगर आप डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करते हैं, बैंक का लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं आप, तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, बट वो बेनिफिट आपको प्रेफरेंस या इक्विटी में देखने को नहीं मिलता है, राइट। सो ये जो पॉइंट है इसमें ये बताया गया है। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। इज देयर एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
जैसे हम लोगों ने इक्विटी में पढ़ा था कि क्यों हम इक्विटी को क्यों प्रेफर करते हैं, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से हम इक्विटी शेयर्स से फंड रेज करते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है कि प्रेफरेंस शेयर, एक्चुअली हमें इसमें बताना है कि उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि हम जो फंड्स हैं, जब हम लोगों को लग रहा है कि ठीक है इनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा और इक्विटी से पहले देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कंपनी इनको क्यों प्रेफर कर रही है। सो व्हाई कंपनी रेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि प्रेफरेंस कैपिटल से कंपनी क्यों फंड रेज करती है, राइट। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फंड्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड अप टू 20 years। देखिए पहले क्या था ना, पहले हम जो इक्विटी शेयर्स जो हम लोग पे करते थे, तो उसमें हमारा एज सच कोई लिमिट नहीं था, राइट। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में इसमें एक लिमिट कर दी है, दैट इज फॉर 20 years। पहले ऐसा होता था कि प्रेफरेंस शेयर्स आप कितने भी पीरियड के लिए इशू कर सकते हैं, इवन आप इररिडीमेबल भी इशू कर सकते हैं। इररिडीमेबल मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी उसकी पेमेंट नहीं होगी, जब कभी कंपनी बंद होगी, फिर चाहे वो 100 years में हो चाहे वो 50 years में हो, तो तब उन प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 ने इस चीज को बंद कर दिया है कि अब कोई भी इंडियन कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका मेच्योरिटी टेन्योर फिक्स नहीं है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, राइट। तो कंपनी गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में अब उसको उसमें लिमिट कर दी है 20 years की। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। तो जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो क्या है, गुड सोर्स है एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, एक तरह से फंड अगर हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये एक अच्छा सोर्स है। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सो 20 years तो हो गया नॉर्मल कंपनीज के लिए, लेकिन अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो उसके लिए ये जो पीरियड है ये हमारा 20 years से ज्यादा हो सकता है, राइट। कितना हो सकता है, वो है 30 years। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। प्रेफरेंस कैपिटल से कंपनीज फंड रेज इसलिए करती है क्योंकि ये लंबे समय के लिए हमें लोन प्रोवाइड करता है एज अप टू 20 years। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है तो 30 years तक के लिए उनको प्रोवाइड कर सकता है, राइट। और ये जो अमाउंट, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सो इसलिए इनको याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, मोस्टली सच सिक्योरिटीज आर प्राइवेटली प्लेस्ड। सो ये जो सिक्योरिटीज हैं हमारी, प्रेफरेंस कैपिटल जो है, इनको प्राइवेटली प्लेस किया जाता है। हैंस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग हमारी क्या होती है, ज्यादा नहीं होती। सो कॉस्ट ऑफ रेजिंग सच फंड्स इज नॉट हाई। क्यों, क्योंकि हमें एडवर्टीजमेंट नहीं करना होता है, और हमें ब्रोकरेज, अंडरराइटर्स, ये सब हमें नहीं पे करना होता है। So there is no compulsion to pay dividend unless cumulative preference shares are issued. So और इनके ऊपर कोई कंपल्शन भी नहीं होती है डिविडेंड पे करने की। हाँ, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तब तो उनको करना पड़ेगा, बट अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस केस में अगर वो डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो इसको देख लीजिए, अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप अभी पूछ लीजिए लाइव क्लास में। थर्ड पॉइंट, the recurring cost in the form of dividend is fixed and known beforehand, unlike dividend on equity shares. So यहाँ पर जो recurring cost है कंपनी को, वो पहले से ही पता होता है कि कंपनी को डिविडेंड के फॉर्म में कितना पेमेंट हमें प्रेफरेंस शेयर्स को करना है, तो वो कंपनी को पहले से ही पता रहता है। जबकि इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता, वो टोटली डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, कितना रिमेनिंग है, कितना हमें रिटेन अर्निंग्स करनी है, तो वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो कंपनी को पहले से ही पता होता है, तो वो उनको एक आइडिया रहता है कि ठीक है हमारी इतना डिविडेंड हमें प्रेफरेंस को देना है, राइट। सो एक बार आप देख लीजिए, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। सो इज देयर एनी डाउट? और अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए that this slide is clear to you, and if there is any doubt so you can ask. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के ड्रॉबैक्स क्या है। सो देखिए, कोई कंपनी, ड्रॉबैक्स आर फर्स्ट पॉइंट, possibility of management interference in case of non-payment of dividends for more than 2 years. So ये पॉइंट क्या कह रहा है? दिस पॉइंट इज सेइंग कि एक्चुअली एक रूल होता है कि आप लोगों ने अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कॉन्जिक्यूटिव 2 इयर्स या उससे ज्यादा अगर नहीं पे किया, सपोज 2 इयर्स या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया और उनको डिविडेंड नहीं मिला, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्या देना पड़ सकता है? वोटिंग राइट देना पड़ सकता है, एज इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स के पास तो बाय स्टार्टिंग से ही उनके पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया और उनको 2 साल या उससे ज्यादा अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला उनको, तो मैनेजमेंट को उनको क्या देना पड़ेगा? उनको फिर वोटिंग राइट देना पड़ेगा, एंड दे कैन इंटरफेयर इन दी डिसीजन मेकिंग ऑफ कंपनी, राइट। सो ये एक तरह से ड्रॉबैक हुआ, क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को फंड रेज वहां से इसलिए करते हैं कि उनका कोई मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता जैसे कि इक्विटी में होता है, राइट। लेकिन अगर इनका भी डिविडेंड नहीं दिया तो फिर वो जो इंटरफेरेंस या जिस रीजन से हमने यहाँ से फंड रेज किया था वो फिर हमारा क्या हो जाएगा? वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। सो इसका ड्रॉबैक हुआ ये कि अगर कंपनी फेल करती है डिविडेंड पे करने में तो फिर उनको वोटिंग राइट देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड पेड इज नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द रियल कॉस्ट ऑफ फंडिंग। सो जो डिविडेंड हम लोग पे करते हैं वो हमारा क्या है? नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है कि अब देखिए, जैसे कि अगर आप डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप पे करेंगे उतना ही आपका टैक्स कम आएगा, तो उससे क्या होता है? जो रियल कॉस्ट है वो कम हो जाती है, राइट। अगर हमने सपोज 50,000 का हमने एक्स्ट्रा हमने इंटरेस्ट पे किया 50,000 का, और उस 50,000 को पे करने से अगर हमारा 10,000 का टैक्स सेविंग हो जाती है तो इफेक्टिव रेट कितना हुआ? 40,000, राइट। तो उससे क्या होती है? जो रियल कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो हमारी कम हो जाती है, लेकिन वो चीज प्रेफरेंस शेयर्स के केस में नहीं होता। क्यों?
क्योंकि उनको हम जो डिविडेंड पे करते हैं वो आफ्टर पेइंग टैक्स करते हैं, तो टैक्स का कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो रियल कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो बढ़ जाती है, राइट? सो डिविडेंड पेड इज नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, redemption reserves are to be created leading to lower retained earnings। सो जो हमारे रिडम्पशन रिजर्व्स हैं, क्योंकि देखिए अब प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमें उनको क्या करना है, फिर उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रीपे करना है आफ्टर 5 years, 10 years और मैक्सिमम 20 years, राइट? तो अगर हमें आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम लोगों को उनका प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है, तो सपोज वो 20 लाख अगर है, एकदम से तो कंपनी 20 लाख रुपीज का अरेंजमेंट नहीं कर पाएगी ना। तो फिर कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम CRR या रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं सिंपली। सो इस तरह के जो रिजर्व्स है वो कंपनी को क्रिएट करने होते पड़ते हैं, और जब उनको ये एडिशनल रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ेंगे तो क्या होगा, कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको फिर वो सर्टेन अमाउंट वहां पर भी उनको उस रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट? फोर्थ पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ लिक्विडेशन these shareholders get prior charge over the residual assets compared to the equity shareholders। सो लिक्विडेशन के टाइम पर जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिलता है, उनको प्रायर चार्ज मिलता है, या आप कह लीजिए प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, वो एक्चुअल ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। लेकिन जब कभी भी कंपनी बंद होती है तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रेफरेंस को मिलती है, तो उससे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो उनको थोड़ा डिस्करेजमेंट होता है, राइट? सो दीज आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चले, सो देखिए, आप हमारी ये जो लाइव क्लासेस देख रहे हैं, तो क्या ये लाइव क्लासेस एनफ हैं एग्जाम को पास करने के लिए? सो आंसर इज नो, these classes are not enough to pass the exam. These classes are very useful to increase the marks and for revision purpose, but to pass the exam you should cover full syllabus। और हमारी जो IRPF की जो बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्वेश्चंस भी बहुत कम दिए हैं वहां पर प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज ऑलमोस्ट है ही नहीं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो लेसन्स जहां पर हमने जो पूरा सिलेबस है उसको कवर किया है, हमारे क्वेश्चन बैंक्स जहां पर कि आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs मिल जाएंगे, और केस स्टडीज की प्रैक्टिस के लिए जो केस स्टडीज कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। सो ये सारे कोर्सेज हमारे इस वेबसाइट और हमारे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। सो आप उसको विजिट कीजिए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वेदर यू वांट टू टेक वीडियो लेसन और you want to practice some MCQs, or you want to practice for case studies, so all these courses are available there. So as per your requirement you can avail these courses from this website and this application। And all these courses are available in best quality and very low price format। चलिए, सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करेंगे। उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
व्हाट डज इक्विटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस? सो इक्विटी का क्या मीनिंग है फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम देखें तो? ऑप्शन ए, ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी. ऑप्शन बी, कैश रिजर्व्स हेल्ड बाय अ फर्म. ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस. ऑप्शन डी, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस. सो बताइए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का? Yes, Tanu ma'am, right answer. The correct answer is option A, that is ownership interest in a company. Right? चलिए 18th क्वेश्चन देखिए. Yes, Sandhya ma'am, right answer. 18th question. What advantage does equity capital offer in terms of surplus assets during liquidation? सो जब कंपनी बंद होती है उस समय जो भी सरप्लस एसेट्स होती है, सरप्लस एसेट्स का मतलब सपोज हमारी जो एसेट्स है उनको बेचकर हमारे पास जो फंड्स आए हैं वो आए हैं 500, और हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो हैं सपोज 400. तो अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा 100 रुपीज है, तो वो हमारे किसको हम लोग ये ऑफर करते हैं? ये ऑफर किए जाते हैं इक्विटीज को. राइट? सो उस चीज को लेकर इक्विटी के पास क्या एडवांटेज है? ऑप्शन ए, preference in asset distribution. Option B, no rights to surplus assets. Option C, equal distribution of surplus assets. And option D, full control over surplus assets. Equity की बात. B is not the right answer, Sandhya ma'am. क्योंकि सरप्लस ऑफ एसेट्स में इक्विटी का राइट होता है, हालांकि प्रेफरेंस का भी होता है, बट वो तब होता है कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तब होता है. राइट? सो बी इज नॉट द राइट आंसर. बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस तनु मैम, राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एसेट्स. जो भी सरप्लस एसेट्स होते हैं वो सारी इक्विटी शेयर्स को इक्वली उनको उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. राइट? फुल कंट्रोल वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपकी कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो फिर उनका भी शेयरिंग उसमें होगी. राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. सो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और कोई क्वेरी अगर है तो आप हमें इस जीमेल एड्रेस पर आप ईमेल कर सकते हैं. आपको क्लास कैसी लगी आप उसको अकॉर्डिंगली लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स के साथ. और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें. सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.